everyone, welcome back to the channel. So today we are going to talk about the complete decoded syllabus of CB Grade A Officer Examination. होता क्या है ना कि नोटिफिकेशन में जो सिलेबस लिखा होता है आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं होता है. तो योर सरप्राइज इज अ फैक्ट. कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक्स इम्प्लाइड होती हैं. तो आज हम जो सिलेबस नोटिफिकेशन में लिखा होता है उसके अलावा जो चीज़ें होनी चाहिए वहाँ, क्योंकि PYQ के एनालिसिस से ये बातें पता चली हैं, उस सारे सिलेबस की आज हम बात करने वाले हैं. ठीक है. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सेबी असिस्टेंट मैनेजर के गाइड बुक के बारे में बता देता हूँ. दिस गाइड बुक इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू हैव फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. यहाँ आपको सेबी के डिपार्टमेंट के बारे में, सेबी की हिस्ट्री के बारे में, हायरकी के बारे में, रिक्रूटमेंट का जो पैटर्न है उसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में, फेज़ 1 फेज़ 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके बारे में, और आपको कौन से रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं और कहाँ से मिलेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगा. और साथ ही साथ ऑल दी PYQs विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको इसी गाइड बुक में मिल जाएगी, और साथ में डिटेल सिलेबस भी मिल जाएगा जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस गाइड बुक में मिल जाएंगी. और ये कहाँ से मिलेंगी आपको? ये मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दिया होगा, वहाँ जाके फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए डाउनलोड करने के लिए. ठीक है. चलो बढ़ते हैं वीडियो के आगे की तरफ. तो पेपर 1 में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग है. आपको पता ही है. आज हम इनके सिलेबस के बारे में बात करेंगे. और जो पेपर 2 होता है फेज़ 1 का, उसमें सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक जो है कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड योर इकोनॉमिक्स. इसी तरह से फेज़ 2 में भी पेपर 2 सेम है बिल्कुल, लेकिन पेपर 1 क्या है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का है. ठीक है. ये पैटर्न मैंने आपको रिवाइज करवा दिया जिससे आपको सिलेबस समझने में आसानी हो. चलो अब बात करते हैं फेज़ 1 की, पेपर 1 की. पहले GA की बात करते हैं. GA का सिलेबस क्या होता है जनरली सेबी में. तो जितने भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, समिट्स होते हैं, मेजर इवेंट्स जो होते हैं, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे. इंटरनेशनल जो समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं जो बाहर हुई हैं, वो भी याद करनी पड़ेंगी. फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़ ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सेबी की प्रोस्पेक्ट में जो GA में होता है वो मेजर यही पोर्शन होता है, और आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये दोनों आपके मेजर पोर्शन होते हैं. जैसे RBI, सेबी की नोटिफिकेशन, रेगुलेशंस. तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज़ और RBI और सेबी की नोटिफिकेशन और रेगुलेशंस और सर्कुलर्स वगैरह, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सेबी के एस्पेक्ट में. बाकी भी पढ़ने हैं बट बाकी को कम वेटेज है. यही आपने पढ़ लिया तो बहुत है आपके लिए, क्योंकि GA जो है कोई ऐसा नहीं है कि मेरिट बेस्ड है. पेपर 1 आपका क्या होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, और उसमें भी कट ऑफ फिक्स है कि 30% ही कट ऑफ है पेपर 1 की. आप अगर ये दोनों भी पढ़ के जाओगे ना, ये वाले, तो भी आपका हो जाएगा GA में. ठीक है. डिफेंस की न्यूज़ और जो मेजर इवेंट्स या डेज होते हैं वो सारी चीज़ें, और पर्सन इन न्यूज़ पढ़ के जानी है, अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट या किसी की डेथ हुई है तो. स्पोर्ट्स में मेजर टूर्नामेंट्स के जो विनर्स हैं उनके नाम. साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस में जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो, और अवार्ड्स एंड ऑनर्स. एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जो भी लेटेस्ट चल रहा है. बैंकिंग, इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है आपके. सब एक ही में आता है, फाइनेंस एंड बैंकिंग न्यूज़. इसको मैं पूरा तीनों को मिला के बोल सकता हूँ. ठीक है. बाकी बुक्स एंड ऑथर हैं. स्टैटिक GA नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना ही नहीं, छोड़ देना इसको. सेबी के लिए स्टैटिक GA करने की ज़रूरत होती ही नहीं है. ठीक है. चलो अब आते हैं इंग्लिश में. इंग्लिश में आपका ग्रामर है, एरर स्पॉटिंग है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज है, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स, डबल फिलर्स और वोकैबलरी. अगेन वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप छोड़ सकते हो. ये सारा आपका इंग्लिश है. जो नॉर्मल बैंकिंग और SSC में आता है वही है इसमें. ठीक है. कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल बैंकिंग वाला है इसमें, और ईजी होता है पेपर 1 बहुत ईजी है सेबी का. इसी तरह से क्वांट्स में अगेन सेम जो बैंकिंग का है सिलेबस वही. रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन ऑन एवरेज एंड एज, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर सीरीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देता हूँ मैं इनमें. मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज, डेटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी कंपैरिजन, डेटा सफिशिएंसी एंड पार्टनरशिप. ठीक है. ये आपका है क्वांट्स का सिलेबस. चलो ये तो QRE की बात हो गई, लेकिन QRE क्या होता है आपका है क्वालिफाइंग इन नेचर. पेपर 1 में आपको 30% लाना होता है. QRE और जनरल अवेयरनेस में कितना लाना होता है, सिर्फ 30%. देखो यहाँ पीछे लिखा हुआ है ना, ये जो आपके क्वेश्चन है ना पेपर 1 की 80 क्वेश्चन जो आपको 100 मार्क्स के दिख रहे हैं यहाँ पे,
60 मिनट्स में आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाने होते हैं, दैट्स इट। अब बात करते हैं पेपर 2 के सिलेबस की, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके पहले रीजनिंग का भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोजिज्म है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रैंकिंग एंड ऑर्डर्स हैं, ब्लड रिलेशन है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट अगेन इंपॉर्टेंट, इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी, ये आपकी रीजनिंग का सिलेबस है। पेपर 1 जो फेज 2 का है वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है, जहाँ पे आपको एस्से लिखना होता है, प्रेसी राइटिंग लिखना होता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो पहले आप ऐसे देखोगे, फिर आपको प्रेसी मिलेगा, फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, बट आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले करते हैं। क्यों करते हैं मैं रीज़न बता देता हूँ। ये 40 मार्क्स का होता है। एक आपको पैसेज दिया होगा, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं शायद, ठीक है, 5 या 4, वैसे 5 आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का ऐसे ही होता है। तो 4 का नहीं होता है, एक क्वेश्चन ज़्यादा का होता है। मतलब ओवरऑल जो आपके आरसी का जो वेटेज होता है वो 40% का होता है, और जो एसए होता है वो आपका 30 मार्क्स का होता है, प्रेसी भी आपका 30 का होता है। अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आरसी में चेंज भी हो सकते हैं, कभी 5 आ जाते हैं, कभी 6 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी 8 मार्क्स, ठीक है, जनरली 5 ही आते हैं। तो आपके जनरली जो बच्चे होते हैं जो वो आरसी करते हैं पहले, क्योंकि आरसी का वेटेज हाई होता है, फिर प्रेसी करते हैं, फिर आपका एसए करते हैं। बट आपका सीक्वेंस कैसे मिलेगा, आपको एसए पहले आपको एसए मिलेगा, फिर प्रेसी मिलेगा, फिर आरसी मिलेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, आपकी राइटिंग स्किल्स चेक हो जाएगी। तो ये आपका है फेज़ 2 का पेपर 1। और कोई भी सब्जेक्ट कंपोनेंट आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको ये डाउट है कि क्या मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटेंसी में क्या लिखना पड़ेगा, नहीं, डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखने पड़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में खाली यही 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेपर अगर 2 की बात करूँ मैं, फेज़ 2 के, तो उसमें सिलेबस में हमारा सबसे पहले कॉमर्स एंड अकाउंट्स की बात करते हैं। 6 सब्जेक्ट है हमारे पास, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड योर इकोनॉमिक्स। एक एक करके बात करते हैं सबकी। कॉमर्स एंड अकाउंट्स में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है आपका चैप्टर। अकाउंट्स क्या होती है, शुरू में क्या थी, पहले क्या थी हिस्ट्री में, अब कैसे इवॉल्व हो चुकी है, इसके बारे में। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन है, जनरल लेजर के बारे में, ट्रायल बैलेंस भी पढ़ना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये आपका बेसिक होता है अकाउंट्स का। आप अगर अकाउंट्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तो ये बेसिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ताकि आगे के चैप्टर्स आपको समझ में आए। और अगर आप अकाउंट्स बैकग्राउंड के हैं, तो ये जो चैप्टर्स हैं जो मैंने अभी बताया आपको, ये आपको क्विकली रिवाइज करना है, जल्दी से हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी अकाउंट्स पार्ट 1, प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ कंपनी अकाउंट्स पार्ट 2। ये 2 पार्ट्स में इसलिए आप पढ़ सकते हो क्योंकि लंबा चैप्टर है। देखो, जो कंपनी अकाउंट्स होते हैं और जो यहाँ पे लिखा है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है, इसीलिए वो बात अलग से की गई है। वरना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप की होती है, वो यहाँ पे आप पढ़ लोगे, ठीक है। उसके अलावा रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तीनों की तीनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 पार्ट्स में पढ़ोगे आप तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि बड़े चैप्टर्स हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर है, अकाउंटिंग फॉर ईसॉप है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बायबैक एंड राइट इशू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से, पीपीई के लिए, इन्वेंट्रीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इन्वेस्टमेंट के लिए, और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, बस इतने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस। मैनेजमेंट की बात करें तो मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, जनरल मैनेजमेंट है और एचआरडी है। ये आपका मैनेजमेंट का सिलेबस है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। सेबी का सबसे ईजी सब्जेक्ट आपका मैनेजमेंट ही है, ठीक है, और इस सिलेबस भी छोटा है और इजी भी है, थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, ह्यूमन अप्रोच है, तो ये आसान होता है याद करना। अब आते हैं फाइनेंस की, बात करते हैं। बॉन्ड्स है, डेरिवेटिव्स है, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बेसिक्स हैं, बेसिक्स, एडवांस लेवल नहीं है, बेसिक्स हैं, ये सारे बेसिक्स हैं फाइनेंस में, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया है, फंक्शन ऑफ आरबीआई आपको देखना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, म्यूचुअल फंड एंड योर एफआरबीएम एज वेल। इन्फ्लेशन भी आपको देखना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंस कमीशन, ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है फाइनेंस का। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। डिमांड एंड सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
मार्केट स्ट्रक्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो मैं यहाँ स्टार मार्क कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर में जितने मार्केट के टाइप हैं सब आपको पता होने चाहिए, सबकी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए, सबका आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए और सबके बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और ये चार ये चार हैं आपके इम्पॉर्टेंट। नेशनल इनकम अगेन इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्लासिकल एंड किन्जियन अप्रोच, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, थोड़ा एडवांस टॉपिक है बट आपको पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स एडवांस है सेबी में, ठीक है, कॉमर्स एंड अकाउंट्स की तरफ। कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ISLM कर्व अगेन एडवांस्ड और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, स्टार मार्क कर देता हूँ अगेन। इन्फ्लेशन जो आपने फाइनेंस में भी पढ़ा था। फिलिप्स कर्व अगेन इंपॉर्टेंट, फिलिप्स कर्व और बिजनेस साइकिल भी इंपॉर्टेंट है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड NBFC, ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है इकोनॉमिक्स का। आगे बढ़ते हैं कॉस्टिंग की तरफ। इंट्रो टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग ये सब आपको पढ़नी है। प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जॉइंट कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, ये सारे टाइप ऑफ अकाउंटिंग जो आपकी कॉस्टिंग है इस सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए और सबके बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, आउटपुट कॉस्टिंग है, जॉब बैच कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ये सब पता होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग होती है, ठीक है। ये ऊपर जो थे वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग थे और जो ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है, ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो होता क्या ना, जो ऊपर का हमने डिस्कस किया था अभी, आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये मेथड डिसाइड होते हैं कि कौन सा मेथड लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री इन विच बिजनेस इज ऑपरेटिंग, किस तरह का बिजनेस है उस इंडस्ट्री के हिसाब से आप मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगाते हो। और ये जो नीचे वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये जो लिखे हुए हैं ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, इसका इंडस्ट्री से मतलब नहीं है कि जो बिजनेस के लिए सही है वो टेक्निक यूज़ कर सकता है, वो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट पे कि कौन सा टेक्निक वो यूज़ करना चाहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में, ठीक। इसके बाद आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। इनका वेटेज बहुत हाई है कॉस्टिंग में, ठीक, इसका वेटेज बहुत हाई है और मार्जिनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेटेज भी बहुत हाई है। तो ये नीचे के जो 4 चैप्टर हैं इनका ही वेटेज 60% होगा अराउंड कॉस्टिंग में, ठीक है। कंपनी लॉ में क्या है, आपके पास चैप्टर्स हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, और सारे चैप्टर्स नहीं हैं, कुछ चैप्टर्स हैं। चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है। चैप्टर 3 इज अबाउट द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ अलॉट कैसे होती हैं, प्रोस्पेक्टस के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। क्या क्या चीज़ें प्रोस्पेक्टस में लिखी होनी चाहिए और प्रोस्पेक्टस इशू कितने दिन में हो जाना चाहिए या प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद कितने दिन में आपके शेयर अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारे प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। शेयर कैपिटल डिबेंचर्स के बारे में सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए, ठीक है। चैप्टर 8 है, देख रहे हो आप सारे चैप्टर नहीं है, 3rd 4th के बाद सीधे 8th आ गया, फिर सीधे 10th आ गया, 11th है, 12th है और आपका 27 चैप्टर है, NCLT एंड NCLAT, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ उनमें मैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा आपका शेयर कैपिटल डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं शेयर कैपिटल रहने देना। डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड छोटा है, इंपॉर्टेंट है। NCLT और NCLAT छोटा है और इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर 3 भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप टिक भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन की तरफ कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए और कैसे एयरटाइप आपकी हेल्प कर सकता है। तो हमारे पास गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स है आपके लिए। गोल्ड कोर्स में आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है। मतलब फेज़ 1 में आपका QRE जो है वो भी डिटेल्ड वीडियोस एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्विजेज मिल जाएंगे कोर्स में। लेकिन अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट रह चुके हैं या RBI की प्रिपरेशन आप कर चुके हैं, SAB की आप पहले कर चुके हैं, तो आपको पता है QRE का वेटेज उतना है नहीं और क्वालिफाइंग होता है QRE का सेक्शन पेपर 1 ऑफ फेज़ 1। अगर आप सिर्फ फेज़ 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पेपर 2 और पेपर 1 मतलब इंग्लिश वगैरह की और GA भी साथ में, तो आप QRE नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि आपको आता है, तो आप सिल्वर कोर्स पे जा सकते हैं। और मोस्टली बच्चे जो हैं प्रेफर करते हैं
क्योंकि सेबी के कोर्स में क्यूआरई ईजी होता है। हाँ, अगर आपको क्यूआरई बिल्कुल ही नहीं आता है, आपके लिए नया है सब कुछ, तो आप गोल्ड कोर्स पे ही जाइएगा, जिसमें फेज़ 1 भी है, फेज़ 2 भी है, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए सिल्वर कोर्स है, जहाँ आपको क्यूआरई को छोड़ के जितने सारे कंपोनेंट्स हैं सबकी डिटेल वीडियोस, डिटेल नोट्स, समरी शीट रिवीजन के लिए, साथ में क्विजेस, पीवाईक्यूज सब मिल जाएगा विद जीए कंपोनेंट एज वेल, ठीक है। और आपके लिए एक फ्री कोर्स भी है, स्टार्टर पैक, जिसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर्स की कुछ कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, एक तरह की ट्रायल क्लासेस समझिए आप इसको। तो इसको आप जरूर देखिएगा पहले, ये समझने के लिए कि आपके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी रह सकती है लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए, आपके अंदर कितना विल पावर है कि आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, कितना आप पढ़ सकते हो। पहले खुद को भी जज करोगे तब कोर्स लोगे आप, पहले फ्री कोर्स ट्राई करोगे, ठीक है, स्टार्टर पैक। तो वेबसाइट पे जाके आप सारे के सारे कोर्सेज चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो बस अब आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।